संसद टीवी के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। प्रश्नकाल विशेष में हम आपके साथ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी साझा करते हैं जिनका सीधा सरोकार देश और आपसे है। शुक्रवार 9 फरवरी 2024 को संसद के बजट सत्र का 8वां दिन था। 8वें दिन राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 10 मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। विभिन्न दलों के सांसदों ने कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे जिनका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आप टीवी स्क्रीन पर इन मंत्रालयों के नाम देख सकते हैं जिनसे आज सवाल पूछे गए। लोकसभा में प्रश्नकाल की बात करें तो लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कुल 8 मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। टीवी स्क्रीन पर आप उन तमाम मंत्रालयों के नाम देख रहे हैं जिनसे आज प्रश्न पूछे गए और संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब भी दिए गए। प्रश्नकाल विशेष की आज की कड़ी में हम कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग, विधि और न्याय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित प्रश्नों पर फोकस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्नकाल विशेष। लोकसभा में सांसद कृपाल बालाजी तुमाने और केसरी देवी पटेल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ा सवाल पूछा। सांसदों ने पूछा कि क्या सरकार का देश में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने का विचार है और इसकी शुरुआत से लेकर अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं। इसके साथ ही सांसदों ने जानना चाहा कि विगत 3 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का क्या ब्यौरा है। इस योजना के अंतर्गत कितने बच्चों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर लोकसभा में पूछे गए सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिया। राज्य मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 0 से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के अंतर्गत सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के कार्यान्वित करता है, जिसका उद्देश्य 32 चयनित स्वास्थ्य स्थितियां 4D यानी जन्म के समय दोष, विकास में विलंब, रोग और कमियों की शीघ्र पहचान और प्रबंधन करना है। जवाब में बताया गया कि राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार RBS के अंतर्गत वित्त वर्ष 2013-14 से सितंबर 2023 तक की अवधि के दौरान चयनित स्वास्थ्य दशाओं वाले 168.07 करोड़ बच्चों की जांच की गई। 11.13 करोड़ बच्चों की पहचान की गई और 5.36 करोड़ बच्चों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या प्रदान की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को चयनित स्वास्थ्य दशाओं के व्यापक प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण समेत जिला प्रारंभिक कार्यकलाप केंद्र DEIC पर अवसंरचना, एसेंशियल इक्विपमेंट और अपेक्षित मानव संसाधनों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में आनुवंशिक विकारों के बोझ को दूर करने के लिए यूनिक मेथड्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर यानी UMMID की पहल की। UMMID पहल के घटकों में से एक घटक क्लिनिकल केयर प्रदान करने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर्स की स्थापना कर रहा है, जिसमें मोटे तौर पर आनुवांशिक विकारों के लिए प्रसव पूर्व परीक्षण, अपेक्षाकृत सामान्य उपचार, आनुवांशिक विकारों के लिए नवजात स्क्रीनिंग और आनुवांशिक विकारों के उच्च जोखिम भ्रूण गर्भवती माताओं को आनुवांशिकता संबंधी परामर्श शामिल है। इस पहल के तहत देश के 8 राज्यों में फैले सरकारी अस्पतालों में 11 निदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। UMMID पहल की कुल स्वीकृत लागत 35 करोड़ रुपए है। भारत ने बाल मृत्यु दर को कम करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं। 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु दर 45 से घटकर 2019 में 35 हो गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के व्यापक रूप से एकीकृत हस्तक्षेप के कारण बाल अस्तित्व में तेजी से सुधार हुआ है, जिसके फलस्वरूप 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर में कमी आई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक नव परिवर्तनकारी और महत्वाकांक्षी पहल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अकेला ऐसा कार्यक्रम है जो बच्चों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को ऊपर उठाने के लिए कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम में जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच शामिल है। स्वास्थ्य जांच में 4 विकार, जन्मजात रोग, कमियां, बीमारियां, विकास में देरी में श्रेणीबद्ध 32 रोगों की जांच की जाती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं की बात की जाए तो नवजात शिशु के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच के लिए सुविधा उपलब्ध है। जन्म से लेकर 6 सप्ताह के बच्चों की जांच उनके घर जाकर आशा वर्कर्स द्वारा की जाती है। 6 सप्ताह से 6 वर्ष तक के बच्चों की जांच आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वास्थ्य टीमों द्वारा की जाती है और 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों की जांच की सुविधा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में उपलब्ध है। राज्यसभा में सांसद श्री प्रभाकर रेड्डी वेमी रेड्डी ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि क्या सरकार देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और क्या ये सच है कि इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया है। राज्यसभा में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने दिया। जवाब में बताया गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को समर्थन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए चल रही है। योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता के विवरण की जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई, जिसमें बताया गया कि इंडिविजुअल ग्रुप कैटेगरी के सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करना, जिसके अंतर्गत पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी उपलब्ध है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रति यूनिट है। प्रारंभिक पूंजी के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सहायता, इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण में लगे SHG के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए की सुविधा प्रत्येक SHG फेडरेशन के लिए उपलब्ध है। सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन, इसके अंतर्गत सामान्य बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए FPO, SHG, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को समर्थन देने के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, जिसमें अधिकतम 3 करोड़ रुपए राशि है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता FPO, SHG, सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के समूह के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 50% तक का अनुदान है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 211.87 करोड़ रुपए की राशि के कुल 4,861 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को परियोजना निर्माण, निष्पादन, ऋण तक पहुंच, मशीन उपकरण निर्माताओं से जुड़ाव आदि के लिए व्यावसायिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला संसाधन व्यक्ति DRP नियुक्त कर दिए हैं। इसके अलावा ऋण देने वाले बैंक और राज्य सरकार के अधिकारी भी समय समय पर इन इकाइयों के प्रदर्शन की निगरानी करते हैं। भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। पिछले कुछ सालों में GDP, रोजगार और निर्यात में अपने योगदान को लेकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर सामने आया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना और अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना यानी
PMKSY शुरू की है। PMKSY की संबंधित घटक योजनाओं के तहत 41 मेगा फूड पार्कों, 372 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स, 73 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स, 513 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, 61 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की सृजन परियोजनाओं और 53 ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। अब तक इस योजना के तहत 25 जनवरी 2024 तक क्रेडिट लिंक सब्सिडी के तहत लगभग 72,556 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अम्ब्रेला योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसे वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। योजना की विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 176 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को सहायता के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों के आवंटन से जुड़ा प्रश्न पूछा। सांसद ने पूछा कि क्या मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2021 से 24 की अवधि के दौरान केरल, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र और बिहार को आवंटित की गई निधियां गत वर्षों में आवंटित की गई निधियों की तुलना में अधिक हैं? यदि ऐसा है तो वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक इसके लिए वर्षवार कितनी निधियां आवंटित की गई और क्या सरकार ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 किन्हीं विशेष पैकेजों को मंजूरी दी है? यदि ऐसा है तो नए विशेष पैकेजेस के तहत कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? प्रश्न का उत्तर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से दिया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को बजट आवंटन के रूप में 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए। ये धनराशि वित्त वर्ष 2012-13 में आवंटित लगभग 27,000 करोड़ रुपए से कहीं अधिक है। असम में 970, बिहार में 28,559, कर्नाटक को 1,66,538, केरल को कुल 84,778, महाराष्ट्र को कुल 65,090 और पूरे देश में कुल 15,75,719 मशीनरी वितरित की गई। उत्तर में मंत्रालय ने अपनी उपलब्धियां भी बताईं, जैसे खाद्यान्न और बागवानी में वर्ष 2022-23 में 329 मिलियन टन से अधिक का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। ये उत्पादन साल 2013-14 में 265 मिलियन टन से अधिक था। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्ष 2013-14 में 1,310 रुपए प्रति क्विंटल था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। साथ ही कृषि से संबंधित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि, आय सहायता और रिस्क कवर, कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण, जैविक खेती को बढ़ावा, कृषि अवसंरचना कोष, FPO का संवर्धन, प्रति बूंद अधिक फसल, कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा, नाम विस्तार मंच की स्थापना, कृषि स्टार्टअप, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023, फसलों की उच्च उपज वाली किस्मों को जारी करना और एग्रीस्टेक जैसी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही सरकार की ओर से वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध करवाने के लिए शुरू योजना नमो ड्रोन दीदी की भी जानकारी उपलब्ध करवाई गई। कृषि और किसान कल्याण की बात की जाए तो ये वर्तमान सरकार की प्राथमिकता सूची में हमेशा से अव्वल रहा है। वर्ष 2019 में सरकार ने PM किसान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 30 नवंबर 2023 तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।
कृषि क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन लोन की राशि को भी वर्ष 2013-14 के 7.3 लाख करोड़ से बढ़ाकर साल 2022-23 तक 21.55 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कंसेशन इंस्टीट्यूशनल लोन का लाभ अब पशुपालन और मत्स्य पालक किसानों तक भी बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने अपने अंतरिम बजट 2024 में ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटर ऑपरेबल पब्लिक बेनिफिट के तौर पर कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए बजट का आवंटन किया है। इसमें कृषि स्टार्टअप के लिए फाइनेंस शामिल है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की स्थापना की जाएगी। साथ ही बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किए जाने की भी घोषणा की गई है। बागवानी के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट क्लीन प्लांट प्रोग्राम को 2200 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ शुरू किया जाएगा। इंडियन मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद को श्री अन्न के अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की भी योजना है। साथ ही सरकार सहकार से समृद्धि की सोच को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कैपेसिटी स्थापित करने और कवर न किए गए गांवों में कई सहकारी समितियों की स्थापना करने की भी योजना बना रही है। राज्यसभा में सांसद लहर सिंह सिरोया ने भारी उद्योग मंत्रालय से भारत में फेम 2 के कार्यान्वयन से जुड़ा सवाल पूछा। सांसद ने पूछा कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेम 2 योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और प्रगति क्या है और बीते 5 वर्षों में वर्षवार इस योजना के अंतर्गत राज्यों को कितना आवंटन किया गया है। प्रश्न का उत्तर भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिया। मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि 7 फरवरी 2024 तक फेम इंडिया योजना के चरण 2 के तहत कुल 13,63,266 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई। इनकी कीमत लगभग 5,854 करोड़ रुपए है। इसमें दोपहिया वाहनों की संख्या 12,04,539, 3 पहिया वाहनों की संख्या 1,41,650, 4 व्हीलर वाहनों की संख्या 17,077 और कुल संख्या 13,63,266 है। इसके साथ ही जानकारी दी गई कि मंत्रालय की ओर से विभिन्न राज्यों में 6 फरवरी 2024 तक 6,862 इलेक्ट्रिक बसों को चलाए जाने की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 4,283 ई बसों की आपूर्ति हो भी चुकी है। इसके साथ ही मंत्रालय ने उत्तर में बताया कि 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 7,432 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना के लिए 800 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में देना भी स्वीकृत कर लिया गया है। साथ ही फेम 2 इंडिया योजना के लिए आवंटित 10,000 करोड़ को बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रैक्टिस को बढ़ावा देने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए 3 योजनाएं बनाई हैं। भारत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। ये योजना 31 मार्च 2019 तक चली। इसके बाद 1 अप्रैल 2019 को फेम 2 की शुरुआत हुई। इस पूरी योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक वाहनों के इलेक्ट्रिक फ्लीट को हासिल करना है। साथ ही इसका उद्देश्य इंटरनल कंबंशन इंजन की दिशा में चल रहे इंटरनेशनल प्रयासों को बल प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 4 क्षेत्रों पर सबसे अधिक फोकस किया गया है। ये 4 क्षेत्र हैं: प्रौद्योगिकी विकास, पायलट प्रोजेक्ट, चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचा एवं डिमांड और सप्लाई को पूरा करना। इसके साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर, चार्जिंग स्टेशंस पर जीएसटी को घटाकर 5% किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी चालित वाहनों को
हरी लाइसेंस प्लेट देने और परमिट आवश्यकताओं से छूट देने की घोषणा की है। साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों से इलेक्ट्रिक वाहनों को पथ कर से छूट देने की सलाह दी है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत को कम करने में सहायता मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से लगभग 950 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी आएगी, जिससे इस पर खर्च होने वाले 62,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदूषण कम करना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना है। इसके लिए देश में डीजल और पेट्रोल की जगह हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, कार, तिपहिया वाहन और हल्के और भारी कमर्शियल वाहनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद सुनील कुमार सिंह और खगेन मुर्मू ने विधि और न्याय मंत्रालय से त्वरित विशेष न्यायालय से जुड़ा सवाल पूछा। सांसदों ने पूछा कि सरकार की ओर से त्वरित विशेष न्यायालय योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। देश में कार्यरत त्वरित विशेष न्यायालयों और पॉक्सो संबंधित न्यायालयों का विवरण क्या है। न्यायालय और राज्यवार अब तक इसमें कितने मामलों को निपटाया गया है। इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां और परिणाम क्या हैं। क्या सरकार ने FTSC योजना के फंक्शनिंग का कोई आकलन किया है? यदि किया है तो इसका विवरण क्या है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से संबंधित प्रश्न का उत्तर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने दिया। त्वरित विशेष न्यायालय की स्थापना करना महिला सुरक्षा, लिंग आधारित हिंसा का मुकाबला करने, बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने और लैंगिक अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय तक तुरंत पहुंच प्रदान करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ने पीड़ितों की सुविधा के लिए और संवेदनशील विधिक प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने हेतु कोर्ट्स को बाल अनुकूल न्यायालय बनाने के लिए न्यायालयों के भीतर अति संवेदनशील साक्षी अभिसाक्ष्य केंद्र स्थापित करने के दृष्टिकोण को अपनाया है। इस योजना के शुरू होने से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक पूरे देश में FTSCS डैशबोर्ड पर कुल 4,16,638 मामले रजिस्टर हुए, जिनमें से 2,14,463 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। वहीं योजना के शुरू होने से लेकर दिसंबर 2023 तक देश में फास्ट ट्रैक और ई-पॉक्सो कोर्ट्स की कुल संख्या 757 है, जबकि सिर्फ ई-पॉक्सो कोर्ट की संख्या 411 है। FTSCS डैशबोर्ड पर हाई कोर्ट्स द्वारा उपलब्ध जानकारी के मुताबिक जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक कुल 81,471 मामले रजिस्टर हुए, जिनमें से 76,319 मामलों का निपटारा किया गया। इस अवधि के दौरान मामलों के निपटारे की दर 93.6% रही। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 पारित करके बलात्कार के अपराधियों के लिए मौत की सजा सहित कड़ी सजा का प्रावधान किया है। पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अक्टूबर 2019 से न्याय विभाग ने यौन अपराधों से संबंधित मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों यानी FTSC समेत विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू की है। प्रत्येक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में एक न्यायिक अधिकारी और 7 सदस्यीय कर्मचारियों का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें से 31 दिसंबर 2023 तक 190.22 करोड़ रुपए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में FTSC के संचालन के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में जारी किए जा चुके हैं। योजना के मजबूत कार्यान्वयन के लिए विभाग ने इन न्यायालयों के आंकड़ों की मासिक आधार पर निगरानी के लिए एक ऑनलाइन निगरानी पोर्टल तैयार किया है। साथ ही उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल और राज्य पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें भी की जाती हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 नवंबर 2023 को आयोजित बैठक में 1952.23 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ इस योजना को अगले 3 वर्षों के लिए अर्थात 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। इसमें 1207.24 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में निर्भया फंड से पूरा किया जाना है। फिलहाल प्रश्नकाल विशेष की इस कड़ी में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।